हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के माध्यम से जो चर्चा हम करेंगे आप इसे भारतीय इतिहास के साथ ही जोड़ के चलेंगे, ठीक है। और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 28 सितंबर है, तो 28 सितंबर को आधार बना करके हम भगत सिंह के, जो आपके सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी आपको दिखाई पड़ते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आज हमारा मन है कि सरदार भगत सिंह के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सामने रख दिया जाए। अच्छा, शुरुआत में हम लोग आपको थोड़ा समझा के चलेंगे कि हमें केवल सरदार भगत सिंह के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को ही इस क्लास में चर्चा का विषय नहीं बनाना है, बल्कि आज उनकी एक ऐसी ताकत को भी हम एक्सपोजर देकर चलेंगे। यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व की एक ऐसी ताकत को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, संभवतः जिस ताकत पर आज तक कोई चर्चा नहीं कर पाया है। तो कई बार हम पाते हैं कि जब आप लोगों की कक्षाओं में क्रांतिकारी गतिविधियों को डिस्कस किया जाता है, तो जब चैप्टर बन के आता है सरदार भगत सिंह का, तो कई बार हम पाते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों के मन में, मस्तिष्क में, व्यवहार में एक अजीब प्रकार की रुचि पैदा हो जाती है। और अजीब प्रकार की जो रुचि है उसका पैदा होना लाजमी है, बनता भी है। क्योंकि भले ही सरदार भगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्व, महान आत्मा और महान क्रांतिकारी, महान विचारक हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हम पर बना हुआ है, कल भी हम पर बना हुआ था, और आने वाली जो आपके नेक्स्ट जनरेशन होगी उस पर भी सरदार भगत सिंह के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव बना रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर एक ताकत आपको दिखा देते हैं। उस ताकत को दिखाने के बाद फिर हम आज इसी चर्चा के माध्यम से सरदार भगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्व को कार्ल मार्क्स जैसे महान व्यक्तित्व के सामने रख करके जरा चेक करेंगे कि कार्ल मार्क्स ज़्यादा आगे की बातें कर रहे थे या सरदार भगत सिंह ज़्यादा आगे की बातें कर रहे थे, या दोनों ही महान आत्माओं के बीच अगर कोई कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो कौन आगे निकलता है, कौन पीछे निकलता है, या दोनों अपने व्यवहारों में समान नजर आते हैं। कुछ इस प्रकार का डिस्कशन क्या है आज आपको इस क्लास में करके चलना है। हमने हमेशा इन बिंदुओं को उठाया है कि सरदार भगत सिंह का जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार को आप सिंपल फैमिली नहीं कह सकते, और सिंपल फैमिली कहने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। कारण यह है कि सरदार भगत सिंह का जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार के जो नाना प्रकार के व्यक्तित्व आपको दिखाई पड़ते हैं, उन व्यक्तित्व को अगर आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो तमाम प्रकार की पर्सनैलिटीज आपके सामने आती हैं। जब आप उनको कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आप पाओगे कि ब्रिटिश शासन के विरोध की भावनाएं उनके व्यक्तित्व में आपको दिखाई पड़ती हैं। चाहे तो आप सरदार भगत सिंह के फादर की बात कर लें, सरदार किशन सिंह करके नाम उनका आता है, चाहे आप उनके अंकल जी की बात कर लें, चाचा जी की बात आप करके चल सकते हैं, चौधरी अजीत सिंह करके उनका नाम आता। दोनों ही अपने आप में कुछ ऐसे विचारों को अपने साथ लेकर के चल रहे थे जिनको समझने के बाद इस बात का आभास हो जाता है कि उनका परिवार भारत में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार के समर्थन में बिल्कुल नहीं था। तो जिस परिवार का माहौल इस प्रकार का रहा हो, ऐसे महान परिवार में सरदार भगत सिंह जैसे महान आत्मा का जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को। यह भारत का दुर्भाग्य है साथियों कि जहां पर उनका जन्म हुआ वो जगह आज क्या है, पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो जगह आज पार्ट ऑफ द इंडिया होती, अगर भारत में वो जगह होती, तो सरदार भगत सिंह का जो आपका जन्म स्थान है ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या बनता, टूरिस्ट पैलेस बनता है। क्योंकि इनकी महान आत्मा ने केवल व्यक्तियों को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इनकी महान आत्मा ने व्यक्तियों की आत्माओं में प्रवेश करने का कार्य किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज उनका जन्म स्थान पाकिस्तान में ना होकर के भारत में होता तो ये कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि उनका जन्म स्थान ही अपने आप में एक बड़ा क्या बन जाता, टूरिस्ट पैलेस बन जाता। कहते हैं कि सरदार भगत सिंह का जो बचपन है, अगर आप उनके बचपन की यादों को जरा ताजा करने की बात करोगे तो बचपन से ही सरदार भगत सिंह अपने परिवार को अपने साथ लेके चले हैं। यानी कि परिवार के अंदर का जो व्यवहार है उससे भगत सिंह लगातार क्या है, प्रभावित होते रहे हैं। और करतार सिंह सराबा करके एक महान क्रांतिकारी का आपने नाम सुना होगा। तो करतार सिंह सराबा जैसे जो महान क्रांतिकारी हैं, उनके व्यक्तित्व ने, उनकी विचारधारा ने भी क्या है, सरदार भगत सिंह के व्यक्तित्व को बचपन में ही बड़ी गहराई में जाकर के प्रभावित कर दिया था। ये कहानियां चलते नहीं, कहानी आगे बढ़ती रही।
आपको याद होगा कि जब 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय चलाया था, तो जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय चलाया तो सरदार भगत सिंह जैसे जो महान व्यक्तित्व हैं वो महात्मा गांधी के साथ आपको नजर आएंगे। और महात्मा गांधी के साथ नजर आने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से यह संदेश देने की कोशिश की कि हम 1 साल में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, तो सरदार भगत सिंह का व्यक्तित्व भी यही मान के चल रहा था कि गांधी नाम का जादूगर बाजीगर ये क्या है, 1 साल में भारतीय जनमानस को स्वराज की प्राप्ति करा के चलेगा। और जनरली उस समय स्वराज का मतलब जनमानस के लिए हो गया था कि हम विद इन 1 ईयर 1 साल के अंदर अंदर हम क्या है भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप ये भी पाते हैं कि चोरा चोरी इंसिडेंट को लेकर के महात्मा गांधी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। बस यहीं से सरदार भगत सिंह के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होने का मतलब ये होगा, अब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि अब उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ अपना जुड़ाव करना है, क्रांतिकारी बनना है और क्रांतिकारियों के पैटर्न को अपनाना है, क्रांतिकारियों के व्यवहार को अपनाना है। और जितना दबाव हम भारत की आजादी के संदर्भ में ब्रिटिश शासन पर बना के चलें उतना दबाव आ जाए। तो आपने पाया होगा कि ठीक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। और देखो इस सेकंड फेज में छोटे मोटे क्रांतिकारी गण आपको नहीं मिलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिलेंगे, अशफाक उल्लाह खां साहब आपको मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद साहब आपको मिलेंगे, यानी कि बड़े बड़े और महान क्रांतिकारी आपको मिलते हैं। और इन बड़े बड़े और महान क्रांतिकारियों के बीच जाकर के और इनकी महानता को परास्त करने का कार्य किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था। ये बड़ा कई बार दुख होता है, कई बार इस बात को सोच करके मेरा मन कई बार भी दुख होता है, कई बार दुखी होता रहता है, आपका मन भी क्या कई बार दुखी होता रहता होगा कि उस समय के जो आपके क्रांतिकारी हैं ये भारतीय जनमानस के पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनमानस को क्या आज़ादी दिलवाना चाहते हैं या भारतीय जनमानस को क्या स्वतंत्रता दिलवाना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी पाते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां और जो आपके नाना प्रकार के क्रांतिकारी गण हैं ये भारतीय जनमानस के बीच अपने कोई सकारात्मक पहचान नहीं बना पाए थे, बल्कि भारतीय जनमानस ब्रिटिश शासन के प्रभाव में आते हुए इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो लगातार कुछ ऐसे प्रयास करती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनमानस के बीच अपने आप को इजीली स्थापित कर लिया था। महात्मा गांधी ने भी अपनी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से भारतीय जनमानस के बीच अपने आप को अच्छी प्रकार से स्थापित कर लिया था। लेकिन क्रांतिकारी जो हैं ना तो अपने पहले चरण में यानी कि ना तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ती है, ना तो उस फेस में क्रांतिकारी जनमानस के बीच अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए और ना ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कुछ समय तक। लेकिन सरदार भगत सिंह तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों में एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में आपके सामने आते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि उनके पास एक तलवार थी और उस तलवार की एक सिरे में क्या है, वो अपनी विचारधारा को फिट करके रखते थे और एक तलवार के एक सिरे में क्या है, हिंसा को फिट करके रखते थे। यानी कि हिंसा और प्लस विचारधारा दोनों को आधार बना करके उन्होंने उस समय कार्य किया था और भारतीय जनमानस के बीच क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी गतिविधियों को स्थापित करने का कार्य किया था और भारतीय जनमानस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या कहा हमने? भारतीय जनमानस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्रांतिकारी भी क्या है, आजादी के दीवाने हैं, इन्हें आतंकवादी कहना क्या है, ठीक नहीं है। इस चर्चा के माध्यम से आज हमको मौका मिला तो हम आपसे बहुत खुला व्यवहार करना चाहेंगे और इस चर्चा के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सरदार भगत सिंह के जीवन के सैक्रिफाइस को आपको समझने की आवश्यकता रहेगी, है ना। आपको याद होगा कि केंद्रीय विधानसभा में उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर के काम हो रहा था, है ना, और कुछ ऐसे कानून उस समय बनाए जा रहे थे जिनके माध्यम से भारतीय जनमानस की सरकार विरोधी जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट किया जाना था। तो आपको याद होगा कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की ओर से तय किया गया कि केंद्रीय विधानसभा में जो ये शोषण मूलक कानून पारित होने जा रहे हैं, इन शोषण मूलक कानूनों को हम पारित नहीं होने देंगे।
और आपको याद होगा कि इसका जो पहला सुझाव है वो सरदार भगत सिंह की ओर से ही सामने आया। उनका मानना था कि अगर सरकार इन शोषण मूलक कानूनों को पारित कर देती है तो भारतीय जनमानस का एक जबरदस्त क्या होगा, सप्रेशन होगा, और भारतीय जनमानस को अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट प्रस्तुत करना क्या हो जाएगा, एक बहुत ही टिपिकल चैलेंज बन जाएगा। कुल मिलाकर के तय यह हुआ कि HSRA के जो मेंबर्स हैं वो केंद्रीय विधानसभा में एक धमाका करेंगे, और उस धमाके का जो औचित्य है या उद्देश्य है वो किसी की जान लेना नहीं होगा, बल्कि व्यवधान पैदा करना होगा और सरकार को संदेश देने होंगे कि भैया आप इस प्रकार के शोषण मूलक जो कानून है इसके संदर्भ में अपना व्यवहार ना लाएं। अगर आप शासन कर रहे हैं तो शासन किए जाने के संदर्भ में आपको भारतीय जनमानस को नाना प्रकार की सुविधाएं देने की आवश्यकता है, ना कि भारतीय जनमानस का आपको शोषण किए जाने की आवश्यकता है। इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने रखते हैं, हमको जब जब मौका मिलता है इस कहानी को हम रखते हैं। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी ने हम लोगों के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस उस समय दिया, और उनकी महानता आखिर है क्या, उनकी महानता आखिर है क्या। तो तय ये हुआ HSRA के मेंबर की ओर से कि सरदार भगत सिंह इसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि पंडित जी अर्थात चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ये कहा कि आपकी आवश्यकता देश को है, क्योंकि आपके पास इंग्लिश का कम्युनिकेशन है, और आपके पास इंग्लिश का कम्युनिकेशन है, आपके पास विचारधारा है। अगर आप बाहर रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको आपकी जो आवश्यकता है वो देश को बहुत ज़्यादा है। HSRA के पास बाकी कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इस बम धमाके का बड़ी आसानी से नेतृत्व कर सकते हैं, या इसमें अपना क्या है वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन लेकर के आ सकते हैं। लेकिन भगत सिंह ने यह तय किया कि नहीं, इस बम धमाके का नेतृत्व मुझे ही करना है, और इस बम धमाके के बाद हम अपनी गिरफ्तारियां भी देने वाले हैं, और जब हमारी गिरफ्तारी होगी तो हमको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस दौरान पत्रकारों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होगा, और पत्रकारों के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होगा हम उसी कम्युनिकेशन के बिहाफ पर भारतीय जनमानस तक एक संदेश पहुंचाएंगे कि हमको आप क्रांतिकारी मान के चलें, हमको आप आतंकवादी मान के ना चलें। कोर्ट में जो हमारी पेशी होगी उस दौरान जो पत्रकारों के माध्यम से नाना प्रकार के कम्युनिकेशंस हमारे होंगे, उन्हीं नाना प्रकार के कम्युनिकेशन के बिहाफ पे हम भारतीय जनमानस के बीच अपने आप को स्थापित करने का कार्य करेंगे। पंडित जी को इस बात को मानना पड़ा। कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि भगत सिंह के साथ कौन गए, बटुकेश्वर दत्त। तो आप सोचो कि एक तो यह है कि क्रांतिकारी बनने में ही बहुत बड़ा साहस है, और क्रांतिकारी बनने के पश्चात आप इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं केवल भारतीय जनमानस के मध्य क्रांतिकारियों को सकारात्मक रूप से क्या है स्थापित किए जाने के संदर्भ में। अरे आप तो बहुत महान आत्मा थे, आप जैसी आत्मा अब भारत में पैदा नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जैसी आत्मा अब भारत में पैदा नहीं होगी। इतना बड़ा त्याग आपने भारतीय जनमानस के लिए दिया, उस भारतीय जनमानस के लिए इतना बड़ा त्याग आपने देने का कार्य किया जिस भारतीय जनमानस ने कभी आपको अपना माना ही नहीं। गिरफ्तारी देना, शोषण मूलक कानूनों को पारित होने से रोकना, जेल में जाकर के भूख हड़ताल करना, अच्छे कपड़े मांगना, अच्छा खाना मांगना, बुक्स मांगना, न्यूज़पेपर मांगना, नोटपैड आपका जो है मांगना, और नाना प्रकार की जो आपकी मैगजीन्स हैं उनकी डिमांड करना। अरे साथियों, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 आज आपको देने की बात कर रहा है, उसी आर्टिकल 21 के नाना प्रकार के प्रावधानों को भगत सिंह ने उस समय जेल में ही लागू करवा दिया था। तो कहने का मतलब यह कि क्रांतिकारी तो बहुत हुए, और मेरा मतलब ये नहीं कि मैं एक दूसरे के नीचे क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार यह बताया कि क्रांतिकारी होने का मतलब यह नहीं है कि केवल गोली चलानी आपको आनी चाहिए। क्रांतिकारी होने का एक बड़ा मतलब यह भी होता है कि आपके पास अपने क्या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, क्या आपकी विचारधारा है, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, और उसी विचारधारा के आधार पर हम अंत में यह कहना चाहेंगे आपको यहां तक के डिस्कशन में कि सरदार भगत सिंह ने 1930-31 तक आते आते एक ऐसे माहौल को भारत में पैदा कर दिया था कि भारतीय जनमानस के सामने अगर कोई था, उसकी सोच में अगर कोई था, उसके व्यवहार में अगर कोई था, उसके मस्तिष्क में अगर कोई था, तो कौन था? सरदार भगत सिंह। ये उनकी काबिलियत का परिचय है।
जो व्यक्ति जिस कार्य को कोई अन्य क्रांतिकारी नहीं कर पाए, वो कार्य करके किसने दिखाया? सरदार भगत सिंह ने वो कार्य करके दिखाया। तो हम जानते हैं कि हम आज के समय में थोड़ा भौतिकवादी जीवन व्यतीत करते हैं। महान आत्माओं को, महान जो व्यक्तित्व हैं, उनको याद करने का हमको मौका थोड़ा कम मिल पाता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐतिहासिकता को अपने बगल में लेकर चला करो। जो महान व्यक्तित्व हैं, जो महान आत्माएं हैं, जो महान विचारधाराएं हैं, जिन्होंने आपको यहां तक का सफर तय करा के दिया, जिन्होंने आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज देने का कार्य किया, तो थोड़ा समय निकालकर उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है। कहानियां तो बहुत हैं, कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लगातार याद किए जाने की आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे लिए वाकई में वेरी डीप सैक्रिफाइसेस दिए हैं। अगर वो अपने जीवन को लेकर के व्यक्तिगत हो जाते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन वो अपने जीवन को लेकर के व्यक्तिगत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने लाइफ को आपके लिए डेडिकेट किया। और यही माजरा है आज की इस चर्चा का। बहरहाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर सरदार भगत सिंह की एक बड़ी मजबूती तो खैर हमने आपको दिखा दी है, और इस मजबूती को जरा अपने साथ हमेशा लेकर के चलेंगे। अगर क्रांतिकारी गतिविधियां कभी भी आपको पढ़ने का मौका मिले, तो आपका सबसे गहरा और सबसे ज्यादा ध्यान जो आना चाहिए, और सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आपका आना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि भारत का युवा वर्ग आज भी सरदार भगत सिंह के विचारों, उनके व्यवहार से काफी प्रभावित है। देख करके अच्छा भी लगता है, होना भी चाहिए। कई बार भारत का वर्तमान का जो युवा वर्ग है, और सरदार भगत सिंह के विचारों से प्रभावित होकर के ये कहने की कोशिश करता है, क्योंकि सरदार भगत सिंह नास्तिक रहे, इस नाते हम भी नास्तिक हैं। तो आज आपको इसकी गहराई थोड़ी हम बता के चलेंगे। हमने आज ही एक कक्षा में ये बात बोली है कि अगर आपके पास टाइम हो तो उनकी एक बड़ी फेमस बुक आती है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यानी कि मैं ईश्वर की सत्ता में आस्था क्यों नहीं रखता। ये उन्होंने समझाने का कार्य किया है। और इसमें बड़ी बात जो उन्होंने समझाई है, वो बड़ी बात ये समझाने का कार्य किया है कि अगर व्यक्ति अपने कर्माश को लेकर के मजबूत स्थिति में है, व्यक्ति अगर अपने कर्मों को लेकर के एक मजबूत भरोसा बना करके चल रहा है, तो फिर उसको ईश्वर को मानने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार की ताकत आपके कर्मों में निहित होती है। ये था उनके साथ, ये वाकई में था उनके साथ। अगर आप उनको जानेंगे, अगर आप उनको पढ़ेंगे या आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस बात का बिल्कुल एहसास हो ही जाएगा कि कर्मों की जो ताकत गीता में बताई गई है, उसी ताकत का कहने के जो विश्लेषण है, वो सरदार भगत सिंह के व्यक्तित्व में आपको नजर आता है। तो कर्मों की ताकत है। हम हमेशा कहते हैं कि हाथ के रेखाएं कुछ नहीं है, हम हमेशा कहते हैं कि हाथ की रेखाएं कुछ नहीं है, और मैं तो ये मानता हूं कि हाथ की रेखाएं जो हैं ये स्थायी भी नहीं है, ये परिवर्तनशील हैं। और परिवर्तनशील होने का मतलब ये कि अगर आपको अपने हाथों की इन रेखाओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो आज हम आपको बता देते हैं, जो भगत सिंह ने सिखाया कि हाथों की ये जो आपकी रेखाएं हैं, ये आपके कर्मों के हिसाब से क्या है, बदलती भी रहती है। ताकत कर्मों की है। अगर आपके कर्मों में पवित्रता है, शुद्धता है, सकारात्मकपन है, तो आपके निष्कर्ष भी क्या होंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और सकारात्मक ही होंगे। अभी तक आपने, अगर आप राजनीति विज्ञान की बात करेंगे या आप भारतीय इतिहास की भी बात करेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान में कार्ल मार्क्स को लेकर के काफी चर्चाएं आपके सामने आती हैं, और भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आर्थिक व्यवहार आपको दिखाई पड़ता है, वहां पर भी कार्ल मार्क्स की कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने आ ही जाती हैं। तो आज हमने ये निश्चय किया है कि आज तक जो चर्चा नहीं हो पाई, उस चर्चा को आज आपके सामने रखी दें। अब तक तो हम आपको ये बता रहे थे कि क्रांतिकारी होने के नाते भगत सिंह की ताकत क्या है, और क्रांतिकारी होने के नाते आप उनको किस प्रकार से क्या है समझ के चलेंगे। जो बात जरूरी थी, उस बात का एक आंशिक प्रस्तुतिकरण हमने आपके सामने क्या है कर दिया है। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ, और जर्मनी में उस समय यहूदी समाज वर्सेस जो आपके जर्मनी के मूल निवासी हैं, उनके बीच एक संघर्ष की स्थिति आपको उस समय क्या है नजर आती है।
और ये बताया गया है कि कार्ल मार्क्स का जो परिवार है वो यहूदी समाज के साथ क्या है, अपना सामाजिक संबंध रखता है। इस नाते कार्ल मार्क्स के परिवार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और सबसे जो भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो कार्ल मार्क्स को करना पड़ा उस समय। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कभी फ्रांस जाते हैं, कभी ब्रिटेन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी ब्रिटेन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। ज्यादा समय उन्होंने फ्रांस में व्यतीत किया, और फ्रांस में ज्यादा समय व्यतीत करते उन्होंने क्या है, पूंजीवादी समाज और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जितना वो कोस सकते थे उतना उन्होंने कोसने का कार्य किया। उनका मानना यह था कि पूंजीवादी समाज या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज का जो एक बड़ा वर्ग है वो अपना विकास करने से वंचित रह जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मामला चाहे पूंजीवादी सोच का हो, समाज का हो या अर्थव्यवस्था का हो, तो संसाधनों पर जो अधिकार हो जाता है वो कुछ मुट्ठीभर लोगों का हो जाता है, जिनको सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। और ये जो आपका पूंजीपति वर्ग है ये संसाधनों पर केंद्रीकरण के भाव को अपनाते हुए अपना अधिकार स्थापित करता है, और मजदूर वर्ग के माध्यम से क्या है, उत्पादन कराता है, नाना प्रकार के उद्योग एवं धंधों की स्थापना करके। लेकिन जाहिर सी बात है कि पूंजीवादी समाज, सोच, व्यवहार या अर्थव्यवस्था में ये जो आपके पूंजीपति वर्ग हैं इनकी संख्या काफी कम होती है, और मजदूर वर्ग की संख्या क्या होती है, काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप इस बात को ऐसे लेके चलेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सेंटेंस आपको मिल जाता है कि मजदूर वर्ग का जितना गंभीर शोषण होगा उतना ही लाभ किसका बढ़ेगा, पूंजीपति वर्ग का बढ़ेगा। अब यहां पर दो प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। एक तो यह है कि समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है मजदूर वर्ग, उसको आपने संसाधनों पर अधिकार करने से वंचित कर रखा है। दूसरा, अगर आपने उसको जिस उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा हुआ है तो उत्पादन तो आप कराते हैं लेकिन सुविधाएं आप नहीं देते, आप मजदूर वर्ग का शोषण करके चलते हैं, क्योंकि आपने ये माना हुआ है कि जितना गहराई में जाकर के हम मजदूर वर्ग का शोषण करने की बात करेंगे उतनी ही गहराई में जाकर के क्या है, हमारा लाभ भी बढ़ेगा। कार्ल मार्क्स को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग के लोगों को संबोधित किया, और उनके संबोधन एक या दो प्रकार के नहीं आते हैं, बल्कि उनकी महानता इस बात में निहित तो है। हम कई बार क्लास में इन बातों पर चर्चा करते भी रहते हैं कि वो लगातार मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों को एड्रेस करते रहे, संबोधित करते रहे, और इसी संबोधनों की प्रक्रिया में उनकी 3 लड़कियों ने भूख की वजह से अपनी जान गंवा दी। भूख की वजह से सोचो, जो व्यक्ति मजदूर वर्ग के लोगों को अधिकार दिलवाना चाहता है, उनको नाना प्रकार की सुविधाएं दिलवाना चाहता है, और मजदूर वर्ग के लोगों को जागरूक कर रहा है अपने भाषणों के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से, अपने संबोधनों के माध्यम से, उसी व्यक्ति की 3 पुत्रियां, 3 लड़कियां भूख के मारे मारी जाती हैं। अरे क्या महान आत्मा थे आदमी, डगमगाए नहीं, टूटे नहीं, लगातार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते रहे, और मजदूर वर्ग को एंड में आकर के समझाने की कोशिश की कि भैया आप अपने शोषण के प्रति जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ। जागरूक होने के पश्चात अपने आप को संगठित करो, ऑर्गेनाइज करो, और अपने आप को संगठित करने के पश्चात एक अच्छा नेतृत्व अपने आप को देने का कार्य करो, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को टक्कर दे दो। और टक्कर देने का मतलब क्या होगा कि आपको पूंजीपति वर्ग के खिलाफ रेवोल्यूशन करना होगा, क्रांति करना होगा। यहां तक कि मेरी चर्चा में कार्ल मार्क्स एकदम पाक साफ हैं। कार्ल मार्क्स में दुनिया भर की पवित्रता आप दिखा सकते हैं, कार्ल मार्क्स में दुनिया भर की शुद्धता आप दिखा सकते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूर वर्ग के अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं। समाज का बड़ा वर्ग और समाज के बड़े वर्ग के अधिकारों की डिमांड करने में कोई घाटा या कोई लॉस या कोई हानि नहीं है। यहां तक वो सही कह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स यहां से आगे का व्यवहार जब आप जोड़ने की बात करोगे तो मैं हमेशा एक सेंटेंस यूज करने की कोशिश करता हूं जो मैंने आज तक यूज नहीं किया। आज मैं इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। यह सेंटेंस ये है कि कार्ल मार्क्स की आत्मा, क्या कहा मैंने, कार्ल मार्क्स की आत्मा भगत सिंह की आत्मा को याद करते रोई होगी। दोबारा बोलता हूं,
कार्ल मार्क्स की आत्मा भगत सिंह की आत्मा को याद करने के पश्चात रोई होगी कि वाह रे भगत सिंह, जो मेरे में था वही आप में है, लेकिन आप मेरे से क्या है 10 कदम आगे की बातें कर रहे हो। क्यों? कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों को रेवोल्यूशन या क्रांति करने की सलाह तो दे डाली, लेकिन यह नहीं बताया कि क्रांति के मापदंड क्या होंगे, क्रांति का नेचर क्या होगा, आखिर क्रांति आप कहेंगे किसे। कार्ल मार्क्स ये नहीं बता पा रहे हैं, कार्ल मार्क्स ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि मेरी क्रांति का मतलब तलवारों का संघर्ष होगा, रक्त रंजित संघर्ष होगा, या मेरी क्रांति का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन होगा। ये बतलाए जाने के संदर्भ में कार्ल मार्क्स क्या है, एकदम मौन है। लेकिन एक बात तय है, कार्ल मार्क्स में एग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। और अगर कार्ल मार्क्स में एग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन को आप आधार बना के व्यवहार करो। अगर कार्ल मार्क्स में एग्रेशन है तो इससे तकड़ा एग्रेशन कहां आपको मिलेगा, सरदार भगत सिंह के व्यक्तित्व में मिलेगा। और सोने पे सुहागा यह हो जाता है कि अगर कार्ल मार्क्स अपने जीवन के किसी कोने में समाजवादी थे, बाद में मार्क्सवादी बने, बाद में साम्यवादी बने, तो भगत सिंह भी क्या है, सच्चे समाजवादी हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी कोने में एक बार सच्चा समाजवादी बन जाता है तो आप उसे साम्यवादी भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसा कहने में। तो मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स अधूरा छोड़ के चले गए बात को, मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों को बीच मझधार में छोड़ के चले गए, इसलिए आज तक ना तो मार्क्सिज्म लागू हो पाया और ना ही कम्युनिज्म लागू हो पाया। लेकिन आज हमने आपसे क्या कहा कि कार्ल मार्क्स की आत्मा, भगत सिंह की आत्मा महानता को याद करके रोई होगी, क्योंकि भगत सिंह में वो ताकत है, भगत सिंह के व्यक्तित्व में वो एग्रेशन आपको नजर आएगा। वो एग्रेशन नजर आएगा कि अगर भगत सिंह के एग्रेशन को आधार बना के आप व्यवहार करो, ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को संपूर्ण विश्व में अगर किसी में क्षमता थी कि संपूर्णता में लेके जाने के लिए, तो आज हम आपको समझाना चाहेंगे कि वो क्षमता किसके पास थी, सरदार भगत सिंह के पास थी। क्योंकि उनकी तलवार में दोनों चीजें हैं, उनकी तलवार में क्या दोनों चीजें हैं, प्रोपरली हैं। हालांकि कार्ल मार्क्स के पास भी अपनी एक विचारधारा है और कार्ल मार्क्स के पास एग्रेशन है। सेम मामला कहां जुड़ता है, सरदार भगत सिंह के साथ जुड़ पाएगा कि भगत सिंह की तलवार में एक और क्या विचारधारा है, एक और एग्रेशन है, लेकिन भगत सिंह का एग्रेशन मोस्ट कैलकुलेटिव है, उसकी बात ही अलग है। जिस एग्रेशन ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को ही एक नया जीवन देने का कार्य कर दिया हो, सम्मान दिलाने का कार्य कर दिया हो, अरे सरकार को एहसास करा दिया हो कि कांग्रेस को छोड़ो, गांधी को छोड़ो, किसको पकड़ो, क्रांतिकारियों को पकड़ो। तो मैंने कहा कि अगर इस एग्रेशन को आप कार्ल मार्क्स के अधूरेपन के साथ जोड़ के चलेंगे तो आपको ऐसा कहने में कोई समस्या का भाव नहीं होना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में कार्ल मार्क्स के पश्चात अगर कोई आत्मा आपको दिखाई पड़ेगी तो आत्मा कौन है, सरदार भगत सिंह की आत्मा है, जो उनके उद्देश्यों को सफल बना सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कार्ल मार्क्स का भी, और हम तो ये कहेंगे कि दुर्भाग्य है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी, और हम तो ये कहेंगे दुर्भाग्य है भारतीय स्वतंत्रता का, और हम तो ये कहेंगे दुर्भाग्य है भारत के संविधान का, कि सरदार भगत सिंह अल्पायु में हमको छोड़ के चले गए। वक्त के अनुसार, समय के अनुसार जो कुछ उनको सही लगा वो तमाम प्रकार के व्यवहार उन्होंने किए। हम तो कई बार सोचते हैं कि वो क्या मंजर होता जब सरदार भगत सिंह जैसे व्यक्ति तो बाबा साहब अंबेडकर के बगल में बैठे होते और भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किए जाने के संदर्भ में अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे होते, क्या मंजर होता। सोचना इस बात को कभी। तो वाकई में ये बात सच है, हम इस बात को ऑब्जर्व करके चल रहे हैं, हम इस बात को कई दिन से अपने जहन में घुमा रहे हैं कि वाकई में कार्ल मार्क्स की जो आत्मा है और सरदार भगत सिंह की आत्मा को याद करके रोई होगी कि मेरी बातों को संपूर्णता दे सकता था कोई तो यही व्यक्तित्व दे सकता था। लेकिन उनका डेडिकेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में था, उनका डेडिकेशन भारतीय जनमानस की स्वतंत्रता के संदर्भ में था, उनका डेडिकेशन स्वतंत्र भारत के बारे में यह तय करने का था कि स्वतंत्र भारत में भारतीय जनमानस का व्यवहार कैसा होगा, किस प्रकार से होगा।
एक नई बात आपको सिखाते हैं, जब चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्ष 1935 में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद को बनाया था। यह बात बिल्कुल सच है। वर्ष 1935 में कांग्रेस ने जो अपना लक्ष्य बनाया वो समाजवाद को बनाया। और कांग्रेस में जो प्रारंभिक समाजवादी हैं वो या तो पंडित नेहरू हैं या फिर आपके कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन पंडित नेहरू को भी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को भी समाजवादी बनने पर पता किसने मजबूर किया था? सरदार भगत सिंह ने। ये बात सच है, क्योंकि हम कई बार कहते भी रहते हैं कि जब साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से युवा वर्ग को भी काफी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए युवा वर्ग ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर प्रशिक्षण देने का कार्य किया। और इसमें दो प्रकार के युवा बाहर निकल के आते हैं, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही कांग्रेस को समाजवादी बनाने का कार्य किया था। लेकिन इसमें भी एक बात छिपी रहती है कि इन पर भी एक दबाव आया। और दबाव इस बात को लेकर के आया कि जो महान क्रांतिकारी उस समय अपना व्यवहार बनाए हुए थे वो समाजवादी थे। तो कांग्रेस को यह खतरा उस समय महसूस हुआ एक तरीके से कि अगर सरदार भगत सिंह अपने समाजवादी व्यवहार को आगे आधार बना करके आगे लगातार व्यवहार करते रहेंगे तो इससे कांग्रेस को थोड़ा वीक जोन में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, समाजवाद को अपनाने में किसी का कोई घाटा नहीं होता, क्योंकि समाजवाद में सामूहिकता है। समाजवाद में आप किसी को पीछे छोड़ के नहीं चलते। समाजवाद में आप सभी लोगों को एक समान व्यवहार करते हैं उनके साथ, और सभी लोगों को क्या है, साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो भाई ये तो आपको कहना पड़ेगा कि वो सच्चे समाजवादी थे, जिन्होंने कांग्रेसियों को मजबूर कर दिया, जिन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन को मजबूर कर दिया कि भैया जब कांग्रेस ने 1935 में साफ साफ कहा कि हम अपना लक्ष्य समाजवाद की प्राप्ति को बनाएंगे, तो बात को समझो, उनके व्यक्तित्व में काफी गहराई रही। मैं आज महात्मा गांधी वर्सेस भगत सिंह बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में जो बातें मुझे आपको बतानी होंगी वो 2 अक्टूबर आपका आने वाला है, उस दिन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आज हम थोड़ी ताकत आपको दिखाना चाह रहे थे और आपको थोड़ा यह एहसास कराना चाह रहे थे कि स्वतंत्र भारत के आलोक में जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति करने के बाद हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, एक बार समय निकाल के ऐसी महान आत्माओं को याद करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। और ये जो हमने जोड़ के सिखाया है, आपको जो बताया है कि कार्ल मार्क्स के व्यवहार को जो बीच मझधार में वो मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों को छोड़ के चले गए थे, तो उस व्यवहार को अगर कोई संपूर्णता दे सकता था तो नाम तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सरदार भगत सिंह। एग्रेशन के मामले को आधार बना के आप व्यवहार करोगे, क्योंकि तो व्यवहार में समानता आपको काफी हद तक नजर आएगी और आप कह सकते हैं कि वाकई में उनके व्यक्तित्व में क्षमताएं तो थी, क्षमताएं तो थी। तो थोड़ा समझना, थोड़ा ऑब्जर्व करना है ना। हमने आज तथ्यात्मक बातें तो खैर आपके साथ नहीं की हैं, लेकिन आप 28 सितंबर के दिन को थोड़ा एहसास करके चलें, थोड़ा समय उनको भी दे करके चलें। बहुत बड़ी गतिविधि ना कर पाएं तो जहां जहां आप लोग रहते हैं एक कैंडल जला के आप उनको थोड़ा सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्य करना हमारा बनता भी है। एटलीस्ट इतना तो व्यवहार हम लोग क्या है कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहते हैं। अगर इस चर्चा के बाद कुछ सवाल आपके जहन में पनपेंगे तो आप जो सवाल पनपते हैं आपके जहन में, तो उन सवालों का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है आप ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी झलक उनकी ताकत की, उनके व्यक्तित्व की महानता की हमको दिखानी थी, वो कार्य हमने कर दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं। नमस्कार।